हमारा जो गोल था वो उसके लिए इजी बनाना। तो उस बच्चे के लिए उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने हर रूम में पॉटी सीट्स रखी थी। हम उसको रीडायरेक्ट करते थे उस पॉटी सीट पे जाने के लिए, और जैसे ही वो यूज़ करता था वो बच्चा, और उसको हम रीइंफोर्स करते थे, प्रेज करते थे, तो धीरे धीरे उसका वो बिहेवियर स्ट्रांग हुआ। और विद इन 6 मंथ्स हमने देखा कि वो बॉल मूवमेंट के लिए भी एक्चुअल जो वॉशरूम था उसको यूज़ कर रहा था। हेलो एंड वेलकम टू द संडे मंडे शो। हमारे समाज में ना हम बच्चों की फिज़िकल हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन बिहेवियरल और मेंटल हेल्थ को लेके इतनी ज़्यादा शायद बात नहीं होती, या फिर अवेयरनेस ही नहीं है। हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं बच्चों की बिहेवियरल और मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, इसी टॉपिक पे और ज़्यादा बात करने के लिए आज की हमारी गेस्ट आई हैं हमारे पास कनाडा से, विनीता गुप्ता जी। विनीता एक बिहेवियरल एनालिस्ट हैं और पिछले कई सालों से बच्चों की थेरेपी कर रही हैं। एंजॉय द शो। तो मुझे आपसे और बच्चों की स्टोरीज जाननी है, ताकि पेरेंट्स को भी हेल्प हो कि कैसे कैसे इश्यूज़ आ सकते हैं और वो कैसे कैसे इश्यूज़ के लिए थेरेपिस्ट से हेल्प मांग सकते हैं। तो और कौन सी स्टोरीज ऐसी हैं जो आप प्रॉब्ली शेयर कर सकते हो? मैं एक और बच्चे के बारे में बात करना चाहूँगी इधर। एक बच्चा आया था जिसका मेन गोल था पॉटी ट्रेनिंग। वो बच्चा 5 साल का होगा और वो अभी उस टाइम तक पुल अप यूज़ करता था। तो पेरेंट्स का ये था कि पुल अप मतलब डायपर? पुल अप डायपर कह सकते हो, कि कहीं पे भी आने जाने के लिए भी उन्हें जो पॉटी सीट्स आती हैं वो कैरी करनी पड़ती थी। तो वो सोशल सेटिंग में थोड़ा उनको ऑकवर्ड फील होता था। तो उनका ये था कि ये हमारा प्रायोरिटी गोल है, और बाकी ये कम्युनिकेट कर पाए अपनी नीड्स को और हमें बता पाए, और इंस्टेड ऑफ एंगेजिंग इन क्राइंग या कोई और चैलेंजिंग बिहेवियर में ये हमें शो करे। तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने क्या किया था, वो हर रूम में जो पॉटी सीट्स होती हैं उसको रखा हुआ था जगह जगह पर, क्योंकि जो उनका वॉशरूम था इट टेक्स टाइम, लाइक उस बच्चे के लिए बहुत उसमें टाइम इंगेजिंग था। अगर बच्चे को लेट से टॉयलेट जाना है तो जितनी देर में हम उसको बच्चे को ले जाएंगे बेसमेंट तक, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता था और वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था उस बच्चे के लिए। आई वुड से कि बहुत रिस्पॉन्स एफर्ट उसमें ज़्यादा था बच्चे का, तो वो प्रेफर नहीं करता था। हमें हमारा जो गोल था वो उसके लिए इजी बनाना उस टास्क को, ताकि वो उस बच्चा उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करे और उसको ये ज़्यादा एफर्टफुल ना लगे। तो उस बच्चे के लिए उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने हर रूम में पॉटी सीट्स रखी थी, और जैसे ही वो सिम्टम्स तो दिखते ही हैं कि दे स्क्वीज देयर लेग्स लाइक दिस, उनको जाना है, तो हम उसको रीडायरेक्ट करते थे उस पॉटी सीट पे जाने के लिए। और जैसे ही वो यूज़ करता था वो बच्चा, और उसको हम रीइंफोर्स करते थे, प्रेज करते थे कि एंथुसियास्टिक प्रेज होना चाहिए उसको, मतलब सेलिब्रेट करते थे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स। जब मैं थेरेपिस्ट के रोल पे काम करती थी, तो धीरे धीरे उसका वो बिहेवियर स्ट्रांग हुआ। और विद इन 6 मंथ्स हमने देखा कि वो बॉल मूवमेंट के लिए भी एक्चुअल जो वॉशरूम था उसको यूज़ कर रहा था। और हमने उन जो पॉटी सीट्स थी जो रूम्स में थी उनको फेड आउट कर दी थी। तो इस तरह से वो जो सक्सेस स्टोरी है वो अभी भी मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। उसके पेरेंट्स भी कभी कभी मुझे रीच आउट करते हैं जस्ट टू टेल कि हाउ इज़ इट गोइंग, और कोई चेंजेस हुए उस बच्चे की लाइफ में, या वंस इन अ वाइल दे कॉन्टेक्ट मी फॉर दैट पर्पज़। एज अ थेरेपिस्ट आपके पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी आते हैं, और काफ़ी सारी सक्सेसफुल स्टोरीज होंगी, बट आई एम श्योर देर आर स्टोरीज विच आर नॉट सक्सेसफुल एज वेल। क्या ऐसी कोई स्टोरी है आपके पास? जी, मुझे एक स्टोरी अभी भी याद है। वो बच्चा ऐसा होगा 13 या 14 ईयर्स ऑफ एज। उसके बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बिहेवियर्स थे,
जैसे कि बाइट करना थेरेपिस्ट को या जो पेरेंट्स को, और हेयर पुलिंग करना। कितना बड़ा बच्चा था ये? 13 या 14 ईयर्स। और कपड़े ग्रैब करना दूसरे लोगों के, अगर आप उसको बोल रहे हो कि किसी भी काम करने को तो उसको नहीं करना, तो ये सारे बिहेवियर्स आपको देखने को मिलते थे। तो उसका बहुत मॉडिफाई हुआ ट्रीटमेंट प्लान जब मैं एज अ थेरेपिस्ट काम कर रही थी। मैं सीनियर लेवल पे नहीं थी, या आई वुड से कि मैं BCBA नहीं थी जब मैं एंट्री लेवल पे काम कर रही थी। तो जो मेरे सुपरवाइज़र थे वो रिस्पॉन्सिबल थे कि उसके प्लान्स लिखें, और मेरा काम था वो जो प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करना। तो हमने देखा कि विदिन 6 मंथ्स भी वो चेंजेस नहीं आ रहे थे उस बच्चे में। उसकी एनवायरनमेंट भी चेंज किया। पहले क्लिनिक बेस्ड उसकी थेरेपीज़ होती थी, फिर हमने उसका होम एनवायरनमेंट था। होम एनवायरनमेंट ऐसे देखा जाता है वो बच्चे का मोस्ट कंफर्ट जोन है। वो कंट्रोल्ड नहीं है, बच्चा अपने अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर सकता है, बिहेव कर सकता है। तो हमने उस एनवायरनमेंट में भी उसको थेरेपीज़ दी, बट हमें कोई चेंजेस नहीं मिले। तो उसको फिर हमें डिस्चार्ज करना पड़ा। मैंने कई सारे मिथ्स के बारे में सुना है जब ऑटिज़म की बात आती है, क्योंकि ऑटिज़म एक ऐसा टॉपिक है ना कि लोग बड़ा ही मतलब डर जाते हैं। फिर टैबू भी है, स्टिग्मा भी है उसको लेकर कि अरे बच्चे को तो इंडिया में मेंटल हॉस्पिटल भी बोलते हैं, अमेरिका में इंसेन असाइलम बोलते हैं, कि वहाँ भेजना पड़ेगा, और क्या क्या बातें नहीं करते, काफ़ी सारा खुसफुस होती है। एक मैंने रिपोर्ट ये भी पढ़ी थी, मेरी एक्चुअली एक क्लासमेट थी US में, उसके 2 बच्चे थे, दोनों को ऑटिज़म था, ट्विंस थे। और वो एक टी-शर्ट पहन के आती थी, उस पर लिखा होता था कि वैक्सीन डज नॉट कॉज ऑटिज़म। तो एक मिथ है, मुझे आपसे पूछना है कि क्या ये मिथ है या सच है कि वैक्सीन से ऑटिज़म होता है? मैं ये कहूँगी ये मिथ ही है, क्योंकि इसका रिसर्च में कोई भी अभी तक एविडेंस नहीं है कि वैक्सीन से ऑटिज़म होता है। तो ये लोगों में मिथ ही कहूँगी मैं। इसका कोई साइंटिफिक प्रूवन आप ये देखो रिसर्च में जाके कि ये कॉज है, ये नहीं है, मिला है अभी तक। कल्चरली, क्योंकि हम इंडिया में बैठे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, मेनली इंडियन ऑडियंस के लिए एपिसोड बना रहे हैं, मुझे पता है कि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादातर US और कनाडा में ही रहती है, बट स्टिल आई एम श्योर कि इंडिया के लोगों ने भी आपको रीच आउट करा होगा जब उनको पता लगता है कि आप थेरेपिस्ट हैं, आपके टिप्स के लिए कि भाई आप क्या उनको सजेशंस दे सकते हो। कल्चरली आपको क्या इश्यूज़ लगते हैं जब ऑटिज़म की बात इंडिया में होती है, कि क्या इश्यूज़ हैं सोसाइटी की तरफ से, क्या इश्यूज़ हैं फैमिलीज़ की तरफ से, या पेरेंट्स की तरफ से, क्या इश्यूज़ हैं? मैं ये कहूँगी अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। इंडिया में अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है इसको लेके। कई लोगों ने तो सुना भी नहीं है कि ऑटिज़म एक वर्ड होता है या एक ये डिसऑर्डर है। तो इसमें अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बच्चे को टाइमली ट्रीटमेंट मिल सके, और जो अर्ली इंटरवेंशन जैसे मैंने पहले बताया था वो मिलती है तो हमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है बच्चे को डायग्नोस मिल जाता है बाय द एज ऑफ 2, बट पेरेंट्स डिनाइल फेज़ में रहते हैं। वो कहते हैं अरे ठीक हो जाएगा, बड़ा होगा, अभी बहुत छोटा है। तो वो अपनाना नहीं चाहते कि ये एक प्रॉब्लम है जिसको हमें टाइमली थेरेपीज़ देनी पड़ेंगी, या किसी प्रोफेशनल को रीच आउट करना ज़रूरी है। डायग्नोसिस के बाद भी? तो क्या ऐसे केसेस में बच्चे को तो हेल्प मिली नहीं? तो जब तक उनको समझ आता है कि इसको हेल्प की ज़रूरत है, तब तक वो काफ़ी क्रूशियल टाइम लूज़ कर देते हैं, और उस एज में उनको कुछ भी सिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें और टाइम जाता है फिर पेरेंट्स का भी और थेरेपिस्ट का भी। तो जितना जल्दी उनको ट्रीटमेंट मिल सके वो उतना बेनिफिशियल रहता है बच्चे के लिए, फैमिली के लिए।
क्या इंडिया में थेरेपी उतनी वाइडली अवेलेबल है डिसऑर्डर्स के लिए, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स या मेंटल इलनेसेस के लिए? क्या थेरेपी उतनी वाइडली अवेलेबल है अब? मैं इंडिया के बारे में कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मैंने इंडिया काफ़ी टाइम पहले मैं मूव हो गई थी, लेकिन मैंने प्रैक्टिस करी यूएस और कनाडा में, तो वहाँ तो वाइडली अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे भी जो मेरे कलीग्स हैं वो बेंगलोर में हैं, वहाँ पे अवेलेबल हैं, मुंबई में अवेलेबल हैं, और दिल्ली में भी मेरी एक कलीग है, वो भी ऑटिज़म वाले बच्चों के साथ काम करती है। और बाकी सिटीज़ का मुझे अभी इतना नॉलेज नहीं है कि कितने लेवल पे अवेलेबल है, कितने लोगों में अवेयरनेस है इस बारे में। कैसे लोगों को हेल्प मिल सकती है? क्या इनकी कोई इंस्टीट्यूट्स है इंडिया में जहाँ से लोगों को थेरेपिस्ट मिल सकते हैं ऑटिज़म के लिए या ADHD के लिए? क्या आपको पता है? मुझे इतना अच्छे से तो नहीं पता। जैसे अगर उन्होंने कोई सेंटर खोला है, ऑफ कोर्स कि वो उसको एडवर्टीजमेंट में डालते होंगे कि ऑटिज़म ट्रीटमेंट सेंटर और व्हाटएवर जो भी उनको नाम देना है। तो जैसे मैंने बताया बेंगलोर में तो हैं 2-3 एजेंसी, और बाकी सिटीज़ में मुझे इतना आइडिया नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से शायद मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ज़्यादा ज़्यादा अवेलेबिलिटी है। अवेलेबिलिटी, अवेयरनेस भी होगी। जैसे हम बात कर रहे हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में प्रॉब्ली ज़्यादा अवेयरनेस है, लेकिन उतने लार्ज स्केल पे अभी भी अवेयरनेस नहीं है। और अवेलेबिलिटी ऑफ थेरेपिस्ट तो तभी होगी जब अवेयरनेस ज़्यादा होगी, राइट? तो अगर किसी को थेरेपिस्ट नहीं मिल पाता, पेरेंट्स को, वो कैसे एज अ फैमिली ऐसे बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, अपने बच्चों को हेल्प कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही हेल्प अवेलेबल नहीं हो पा रही है, ऐसा यूएस और कनाडा में भी होता है। बच्चे वेट लिस्ट पे रहते हैं, उनको टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे केस में ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ऐसे कई कोर्सेज हैं जिनको लेके जैसे पेरेंट्स ने वो कोर्स ले लिया और उसमें से सीख लिया कि क्या चैलेंजेस हैं मेरे बच्चे के लिए, तो उसको सीख के फिर वो अपने बच्चे के साथ अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पर होते हैं ऐसे कोर्सेज, पता है आपको? ऑनलाइन है, एक मैरी बारबेरा BCBA है, उनके कोर्सेज हैं, वो अर्ली इंटरवेंशन से रिलेटेड हैं। आई वुड से कुछ वीक्स के हैं, तो उनसे काफ़ी हेल्प मिलती है। जो जो उस कोर्स में उन्होंने सीखा वो अपने बच्चे के साथ भी वो अप्लाई करें तो उनको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और क्या पेरेंट्स या फैमिली एज अ फैमिली लोग कर सकते हैं बच्चों को हेल्प के लिए? आजकल तो ग्रुप्स हैं ऑटिज़म अवेयरनेस के बारे में, फेसबुक ग्रुप हैं, पेरेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं, एक दूसरे से सपोर्ट ले सकते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह से लेट्स से उनका कोई फ्रेंड है, उसके बच्चे को भी डायग्नोसिस है, तो वो शेयर करके रिसोर्सेज का भी पता कर सकते हैं कि कहाँ से हमें हेल्प मिल सकती है। कम्युनिटी बनाकर अपने लिए। कम्युनिटी बेसिकली है। इन जनरल बच्चे को ऑटिज़म में या किसी भी बिहेवियरल या मेंटल डिसऑर्डर में थेरेपी मिले या ना मिले, इवन थेरेपी अगर मिल भी जाती है तो वो तो ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग चलेगी, कुछ ही टाइम तक चलती है। क्या उसके बाद भी ऐसा होता है कि उसे सपोर्ट की ज़रूरत रहती है? जी बिल्कुल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने 6 महीने तक ही उसकी थेरेपीज़ ली, उसके गोल्स जो 2 साल की एज पे हम जो सिखा रहे हैं वो डिफरेंट होंगे, और जब वो 5 साल का होगा तो वो डिफरेंट होंगे। तो उसको कंटिन्यूस सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा नहीं है हर बच्चे को लाइफ लॉन्ग थेरेपीज़ की ज़रूरत है। वो डिपेंड करता है बच्चा कितना सीखा है, कितना इम्प्रूवमेंट है। कई बच्चे आवर्स बेसिकली हम रिकमेंड करते थे जब मैं यूएस में थी कि इस बच्चे को 10 आवर्स चाहिए पर वीक। डिपेंड करता है कितनी सिवियर प्रॉब्लम है, और कई बच्चों को 40 आवर्स पर वीक चाहिए होते थे। कितनी ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है? कितनी ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। तो मेरे आपसे फ़िलहाल यही सारे सवाल थे, और थैंक यू कि आपने काफ़ी डिटेल में हमको और इतने आसान तरीके से हमको इतनी सारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन दी। आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपको लगता है कि बच्चा कुछ मिसिंग है, कोई माइलस्टोन नहीं अचीव वो कर पा रहा, तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए, उसके बारे में
पढ़िए, इंटरनेट पे बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। और अगर आप प्रॉपर डायग्नोसिस ले लेते हो बच्चे का, तो उसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी लें और उसको डिनाई ना करें, अरे मेरा बच्चा सीख जाएगा जब जैसे वो 4 साल का होगा या 5 साल का होगा। तो अगर आप प्रॉपरली उसको टाइमली ट्रीटमेंट दोगे तो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू। और वंस अगेन थैंक्स अ लॉट कि आप जो कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं, अपना टाइम अपनी लाइफ इसमें डेडिकेट कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। और थैंक यू कि आज आपने हमारे द संडे मंडे शो के इस एपिसोड में अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर Thank कॉलिंग you. मी हियर। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। द संडे मंडे शो के इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि आज आपको इस एपिसोड से कोई नई जानकारी मिली होगी। इस शो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आपके जो भी सजेशंस एंड फीडबैक हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। थैंक यू।